So, hello everyone, welcome back to the Law Pathshala official YouTube channel. I am Tarun Gupta, the founder of the Law Pathshala. आज हमारे साथ एक पीएसयू के एम्प्लॉय जुड़े हुए हैं, मिस्टर शिवम यादव, जो कि ओएनजीसी एमआरपीएल में एग्जीक्यूटिव लीगल ऑफिसर है। तो हाय मिस्टर शिवम। हाय हाय दरन, इस सेशन में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर ने क्लैट पीजी के थ्रू अपना पीएसयू हासिल करा। तो बच्चे काफी समझते हैं कि क्लैट पीजी का कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं है और क्लैट पीजी एग्जाम अच्छे से तैयारी नहीं करते, देते नहीं है। तो सर आप बताइए सर, अब हमारे एस्पिरेंट्स को कि क्लैट पीजी क्या इंपॉर्टेंस होती है और आपने कैसे क्लैट पीजी के थ्रू एक पीएसयू को पाया। So far as the importance of this exam is concerned, ये आपको दो जगह हेल्प करता है एग्जाम। पहला, आप एक रेपुटेटेड एनएलयू से अपनी मास्टर्स कर सकते हैं, एलएलएम कर सकते हैं अपनी। दूसरी, कि कई सारे पीएसयूज जो हैं वो लीगल ऑफिसर की वैकेंसीज इस एग्जाम के थ्रू फिल करते हैं। जैसे इंजीनियरिंग साइड में गेट का एग्जाम होता है, गेट के एग्जाम के बेसिस पे वो जो है इंटरव्यू कॉल देते हैं, फिर आपका इंटरव्यू का कुछ वेटेज होता है 15% अप्रोक्सीमेटली। ऐसे सिमिलरली क्लैट के स्कोर के बेसिस पे, आई विल नॉट से इट रैंक, क्लैट के स्कोर के बेसिस पे जो है वो आपको इंटरव्यू कॉल देंगे। फिर इंटरव्यू का कुछ वेटेज होता है अराउंड 15% जनरली। तो आप जो है आप सीधा अपनी ग्रेजुएशन करके एक किसी पीएसयू में एज अ लीगल ऑफिसर आपको काम करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, अगर आपकी अच्छा स्कोर है आपका इस एग्जाम में। तो तो सर ने दूसरा, जैसे कि बताया, हाँ हम क्लैट पीजी के थ्रू एनएलयूज में भी एडमिशन ले सकते हैं और क्लैट पीजी के थ्रू हम एक अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब भी पा सकते हैं और हाँ जिसका पे भी बहुत अच्छा होता है सर, आई गेस। हाँ, पे लाइक इनिशियल पे इज वेरी गुड, लाइक इट्स मच बेटर देन व्हाट यू विल गेट इन लिटिगेशन, और लाइक कॉर्पोरेट में जो आपको मिलता है उसके इक्विवेलेंट यहाँ पे मिलता है, और कई केसेस में मतलब कॉर्पोरेट से भी अच्छा मिलता है पे। तो इनिशियल पे इज गुड। तो फिर भी है, हमारे एस्पिरेंट्स को बताना चाहेंगे एक बार कि मतलब फिर भी क्या कंपनी सीटीसी क्या रहता है स्टार्टिंग में पीएसयूज में। सीटीसी लाइक सीटीसी अराउंड, इट डिपेंड करता है पीएसयू टू पीएसयू। बेसिकली जो पीएसयूज हैं अपनी सैलरी जो है आईडीए पैटर्न पे देते हैं। तो आईडीए पैटर्न में जो है उनका कुछ बेसिक पे फिक्स करते हैं 40,000 पर मंथ, 50,000 पर मंथ, और 60,000 पर मंथ, और 30,000 पर मंथ। ये क्या है कि ये जो इनिशियल एंट्री होती है उसमें इतना बेसिक पे, अब ये बेसिक पे है 30,000 रुपए, 40,000 रुपए, 50,000 रुपए या 60,000 रुपए, ये बेसिक पे। इसके बाद आपको अलाउंसेस मिलते हैं। आपको कैफेटेरिया अलाउंस मिलता है, आपको डीएनएस अलाउंस मिलता है, आपको एचआरए मिलता है। तो जो सारे जब आप अलाउंसेस देखोगे ऑलमोस्ट 100% हो जाते हैं, इंक्लूडिंग एचआरए इफ यू आर लिविंग इन अ मेट्रो सिटी। तो जैसे आपका अगर 30,000 बेसिक पे है तो पे जो है आपका ग्रॉस पे है अराउंड 60,000। अगर आपका 40,000 बेसिक पे है तो आपका ग्रॉस पे, अभी ग्रॉस सैलरी में बता रहा हूँ, इसके अलावा आपके अदर बेनिफिट्स भी होते हैं। जैसे कि आपका मेडिकल फैसिलिटीज, आपको फुल रीइंबर्समेंट मिलता है। इसके अलावा कई सारे और अलाउंसेस होते हैं, लाइक और सीआरएमई, दैट कन्वेंस रीइंबर्समेंट अलाउंस। फिर इसके अलावा क्या है कि आपको जो है फर्नीचर अलाउंस कुछ देते हैं आपको, मोबाइल अलाउंस देते हैं आपको, लैपटॉप अलाउंस देते हैं। अगर ये सब अलाउंसेस आप जोड़ोगे, आपका बेसिक पे अगर 50,000 है तो सीटीसी जो है अप्रोक्सीमेटली 18 लैक्स जो है निकल के आता है। अगर आपका 60,000 बेसिक पे है तो आपका सीटीसी जो है अराउंड 22 to 23 लैक्स निकल के आता है। सो इट्स अ वेरी तो गुड सीटीसी considering that you are a law graduate. So it's a good CTC to start working it. एस्पिरेंट जैसे कि आपने देखा कि आप एक क्लैट पीजी एग्जाम के थ्रू 18 से 20 लाख 22 लाख का सीटीसी पा सकते हैं, जो कि स्टार्टिंग में बहुत कम लॉ फर्म्स या फिर अब लिटिगेशन में आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। तो क्लैट पीजी की काफी इंपॉर्टेंस है। तो सर
आप एक बार स्ट्रेटेजी से बताना एक चाहेंगे सर एक हमारे। एक पॉइंट पे मैं इंटरवीन करूंगा यहाँ पे। नॉट हम्म, ओनली द पे, बट यू विल गेट अ वेरी गुड वर्क एक्सपोजर ऑल्सो। लाइक आपका जो है, आपको काफी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनको डील करने। अब जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स के बाद जो डिस्प्यूट अराइज हुआ, तो किसी जैसे पीएसयूज जो हैं वो अपना एक्सपेंशन का काम करते हैं, एक्सपेंशन करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट्स जो है कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं दूसरे कॉन्ट्रैक्टर से। तो उसके बाद जो डिस्प्यूट रेज होते हैं, दे आर वेरी लाइक इंटरेस्टिंग एंड वेरी लाइक दे पोज अ वेरी intricate propositions of law also. So you get to deal with a very high stake matters. तो वो भी एक है कि आपको इनिशियली हाई स्टेक्स मैटर में, आपको लिटिगेशन में तो नहीं काम करने का मौका मिलेगा। हम्म, बिल्कुल नहीं उसके मिलेगा। अलावा जो है आपका वैरायटी ऑफ वर्क है। लाइक PSU is a state under Article 12. So there gonna be a lot of writ petitions against the PSU relating to service matters. Okay. तो आप सर्विस मैटर्स भी डील कर रहे हो, आप कॉन्ट्रेक्चुअल इश्यूज भी डील कर रहे हो। अब जो है उसके अलावा पेमेंट, जैसे PSUs दे आर डूइंग द बिजनेस। ओके, तो in a business like they are accepting the payment by checks and all, तो हम्म, कुछ वैसे केसेस भी आ जाते हैं, कुछ थेफ्ट हो जाती है, दे आर हम्म, ओनिंग अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टी, तो थेफ्ट रिलेटेड केसेस भी आ जाएंगे। तो आपको एक जो है क्रिमिनल साइड का टेस्ट भी मिल जाएगा। तो वैरायटी ऑफ वर्क है आपके पास PSUs में। candidates हैं, if they are scoring good marks in CLAT exam, getting a good rank in CLAT exam, तो उनको easily। अब जो है प्रोसीजर भी काफी सिंपल और काफी फेयर और आई विल से ट्रांसपेरेंट होता है PSUs के सिलेक्शन का। हम्म। Simple in the sense that you have done all your hard work for this particular exam, CLAT exam. After that only interview is there. You don't have to appear in mains examinations. एक जैसे आप सेबी के लिए ट्राई करते हो, या फिर आप जो है जुडिशरी के लिए ट्राई करते हो, तो आपका प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। और दूसरी चीज क्या है कि क्लैट के थ्रू जो PSU की जर्नी है, लाइक ये आपको काफी इजी पड़ती है अगर आप क्लैट का एग्जाम सीरियसली देते हो, क्योंकि क्लैट के एग्जाम में जो है कंपैरेटिवली कम लोग अपीयर होते हैं। अगर हम्म। आपकी रैंक अच्छी है, खैर PSUs भी काफी कम अपनी वैकेंसीज नोटिफाई करते हैं, बट स्टिल समवेयर आई फील इट्स लाइक कंपैरेटिवली इजी देन द जुडिशरी। बच्चों देखा आपने कि मतलब कि आप एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं, आपको मेंस भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक क्लैट पीजी का एग्जाम देना है अच्छे से प्रिपरेशन करके, और एक अच्छी रैंक आ गई आपकी तो पीएसयू आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे और आप एक अच्छे पीएसयू में जा सकते हैं और अपनी जिंदगी को सफल बना सकते हैं। तो थोड़ा स्ट्रैटेजी से बताएंगे हमारे एस्पिरेंट्स को कि क्या क्या स्ट्रैटेजी आपने एम्प्लॉय करी थी एग्जाम के टाइम पे, आपने इतनी अच्छी रैंक सिक्योर और एक पीएसयू में जॉब ली। सी एग्जाम्पल जैसे रहते थे। सी इनिशियली जो मतलब जिनको LLM करनी होती है, वो करीब 8-10 महीने पहले जो है क्लैट एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। मेरे साथ ऐसा सीन नहीं था। मेरे मास्टर्स, मेरा जो करने का प्लान था किसी दूसरे कॉलेज से था। क्लैट का एग्जाम मैं सोनली PSU के पर्पज से लेना चाहता था। हम्म, तो जो है मार्च 2021 में, मुझे अच्छे से याद है, पावर ग्रिड ने अपनी वैकेंसीज नोटिफाई की। तो मैंने इन द थर्ड वीक ऑफ मार्च मैंने इस एग्जाम के लिए अप्लाई किया, और फिर मैंने जो अपनी पढ़ाई जो है क्लैट ओरिएंटेड रखी। तो बेसिकली जब आप किसी एग्जाम को अप्रोच करते हो, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि एग्जाम की डिमांड क्या है। हम्म। व्हाट इज द एग्जामिनर वांट्स यू टू स्टडी। तो मैंने क्या किया कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज किया। बट 2021 में मैंने क्लैट का एग्जाम दिया। 2020 से जो है क्लैट के एग्जाम का पैटर्न, सिलेबस दोनों ही बहुत हद तक चेंज हो गए। तो मेरे थोड़ा पास सा जो पैटर्न भी एनालिसिस, बता दीजिए। हाँ लाइक पहले जो था पैटर्न, मतलब क्या है कि अब क्लैट जो है आपको एक एक्सेप्ट देता है किसी जजमेंट से, उसके नीचे आपको क्वेश्चंस देता है। तो उस जो क्वेश्चंस देगा, उसमें कई सारे क्वेश्चंस जो हैं उस पर्टिकुलर एक्सेप्ट
एक्सेप्ट जिस जजमेंट से रिलेटेड है उस जजमेंट के बेसिस पे आपसे कोई क्वेश्चंस पूछेगा। बट ऐसा नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चंस हैं दे आर सोनली रिलेटिंग टू दैट पर्टिकुलर जजमेंट ओनली। इसमें कई बार जो है पहला एक क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन वो पूछेगा कि एक्सेप्ट है किस जजमेंट से रिलेटेड है, हम्म। केस का नाम पूछेगा आपसे बेसिकली। फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस पर्टिकुलर केस में बेंच पे कौन कौन से जजेस थे, तो बेंच का नाम आपसे पूछ लेगा। तीसरी चीज इसमें जो है इश्यूज क्या थे, मतलब लॉ के कौन कौन से इश्यूज थे, एक चीज ये पूछ सकता है आपसे। इसके अलावा जो है जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को वो पर्टिकुलर केस टच कर रहा है उसके बेसिस पे जो मतलब जो जनरल लॉ है वो आपसे पूछ लेगा। तो अगर आपको लॉ पता है, मतलब अगर आपके बेसिक सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपने कवर कर रखे हैं, आपके बेसिक्स अच्छे हैं, तो आप जो है जो लॉ बेस्ड क्वेश्चंस है वो आप कर लोगे। बट सो फार एज दैट फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन इज कंसर्न, आपको जजमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। एक चीज और मैं कहूंगा कि जो कंसोर्टियम है वो कोई भी एक्सेप्ट उठा के ऐसा नहीं डालेगा कि आपको कोई आइडिया ना लगे जजमेंट का। दे विल सेलेक्ट अ एक्सेप्ट विच विल गिव यू सम इंसाइट कि पर्टिकुलर केस है, एक किस इशू से कंसर्न है, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या था इस पर्टिकुलर केस का। तो आपने जैसे अगर समरीज पढ़ रखी हैं जो रिसेंट इंपोर्टेंट जजमेंट्स हैं, तो आप उस पर्टिकुलर एक्सेप्ट को पढ़ के आप एक गैस कर लोगे कि ये जो है इस तरीके की जो डिस्कशंस हैं इस पर्टिकुलर केस में हुई थी। जैसे सपोज करो कि सेम सेक्स मैरिज द जजमेंट इज येट टू अनाउंस्ड, येट टू बी प्रोनाउंस्ड, लेकिन सपोज करो उस केस से कोई एक्सेप्ट उठा के डालते हैं, they will do some discussions relating to these things, relating to this homosexual marriages। तो अगर आपने जो है इस केस को फॉलो किया है, आपने इस केस की समरी पढ़ रखी है, तो आपको आइडिया होगा कि ये जो पर्टिकुलर होमोसेक्सुअल मैरिजेस का जो मैटर है वो सुप्रियो एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में डील किया गया है। एंड आफ्टर दैट एक्सेप्ट इफ दैट क्वेश्चन इज देयर, दिस पर्टिकुलर एक्सेप्ट इज टेकन फ्रॉम विच जजमेंट, तो आप आसानी से उसको आंसर कर लोगे। फिर उसके बाद जैसे आपने जो है जजेस के नाम ध्यान कर रखे हैं, तो इसमें जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, 5 जजेस थे, उनके नाम आप उनमें से किसी एक जज का नाम पूछ लेंगे, या फिर ऐसा क्वेश्चन आपको डाल देंगे कि 4 ऑप्शंस होते हैं कि इनमें से कौन जो है वो बेंच पे नहीं था। अब उसके बाद जब आप आएंगे तो आपसे अब 2-3 तरीके के लॉ लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में कितने जजेस होते हैं, देन यू विल हैव टू रेफर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है, जो तीसरा क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में कितने जजेस होते हैं, दैट यू कुड हैव आंसर्ड इवन दो यू डिडंट नो द जजमेंट। तो ये जो बेसिक्स है आपको बेसिक्स भी अपने कवर करने हैं। उसके अलावा जो है मैरिज से रिलेटेड कोई प्रोविजन आपसे पूछ रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट से सीधा, ठीक है, तो ऐसा भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं सिंस द इशू रिलेट्स टू मैरिजेस, होमोसेक्सुअल मैरिजेस, तो आपसे वो क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। तो लेकिन एक चीज है कि अब आपको पता कैसे लगेगा कि कौन सा जजमेंट इम्पोर्टेंट। सी सुप्रीम कोर्ट जो है हर एक दिन कई सारे जजमेंट्स प्रोनाउंस करता है। बिल्कुल सर। आपके पास इतना समय नहीं है कि आप सारे के सारे जजमेंट्स पढ़ लो फिर आप कंक्लूजन पे आ जाओ कि भाई ये जो है ये जजमेंट इम्पोर्टेंट है, ये जजमेंट इम्पोर्टेंट नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या है, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी आपको बनानी होगी। आपको एक लिस्ट ऑफ जजमेंट्स आपको प्रिपेयर करनी होगी। तो उसमें आपको हेल्प कैसे मिलेगी, आप लाइव लॉ फॉलो कीजिए, लाइव लॉ पे समरीज आती हैं, ठीक है, तो आप समरीज फॉलो कीजिए। इसके अलावा आप किसी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं आप, क्योंकि टेस्ट सीरीज जो होती है उसमें जो क्वेश्चंस वो फ्रेम करेंगे तो वो उन्हीं पर्टिकुलर जजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देंगे टेस्ट सीरीज में, जो कि इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, रीसेंट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, उन्हीं के बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। तो आपको एक आइडिया लगेगा एग्जाम के लिए कि आपको कौन से जजमेंट्स पढ़ने हैं। पहली चीज हो गई ये। उसके बाद जो है आपसे आपको 22, जैसे मुझे ध्यान है 2020 में जो है खाली 10 या 12 एक्सेप्ट थे, बट इन 2021 देयर वर 22 एक्सेप्ट।
now you have to read 22 excerpts within 2 hours, and then you have to read the questions, and then you have to answer those questions, and you have to fill the OMR sheet as well. So that like time management becomes a very crucial thing to clear this exam. हम्म, कि मुझे ध्यान है कई सारे मेरे फ्रेंड्स जो अपियर हुए थे इस एग्जाम में, दे couldn't have read the like the entire question paper. तो आपको टाइम भी मैनेज करना है। आप टाइम मैनेज कैसे करेंगे? आप जितने मॉक्स लगाएंगे उतने ही एफिशिएंटली आप टाइम मैनेजमेंट करना सीखेंगे। तो टेस्ट सीरीज जो है इन दो प्रॉब्लम्स को आपकी सॉल्व सॉल्व करेगी। एक पहली हो गई कि आपके पास एक इम्पोर्टेंट जजमेंट्स की लिस्ट आ जाए। दूसरी चीज आपका टाइम मैनेजमेंट। तो दो चीजें हो गई। इसके अलावा जैसे मैंने जब 2020 का जो क्वेश्चन पेपर एनालाइज किया ना, तो उसमें मुझे एक चीज देखने को मिली। आपको अपने बेसिक्स से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आपको रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स आपको पढ़ने हैं, लैंडमार्क जजमेंट्स आपको पढ़ने हैं, इवन दो नॉट रीसेंट एज वेल, लाइक जो 4 साल 5 साल पहले भी पूछे और जो आए हैं सुप्रीम कोर्ट ने प्रोनाउंस किए हैं जो जजमेंट्स, जिसमें कोई किसी एक्ट को स्ट्रक डाउन किया गया है, फंडामेंटल राइट्स को जो है जिसमें फंडामेंटल राइट्स को डील किया गया है, तो आपको उन सारे जजमेंट्स को या फिर कोई अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो है वो डिस्कस किए गए हैं, तो आपको उस जजमेंट को आपको पढ़ना है। जैसे जैसे आपका केस है दैट एनजेएसी से रिलेटेड जो केस है, इट इज ऑलवेज अ इम्पोर्टेंट केस। तो आपको जो लैंडमार्क केसेस हैं उनकी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसके अलावा जो रीसेंट जजमेंट्स हैं वो आपको पढ़ने हैं। आपको अपने बेसिक्स क्लियर रखने हैं। तो 2020 के क्वेश्चन पेपर की मैं बात कर रहा था। तो 2020 का क्वेश्चन पेपर मैंने जब मैंने एनालाइज किया उसको, तो उसको मैंने एज अ सेल्फ कंडक्ट मॉक की तरह ट्रीट किया। मैंने उसका हम्म, प्रिंट आउट किया, ओएमआर शीट मैंने बाजार से ली, फिर मैंने उसको खुद से सॉल्व करके देखा। तो मुझे एक चीज समझ में आई कि आपको अपने बेसिक्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अगर आपके बेसिक्स सही हैं तो जो है आप हाफ ऑफ द एग्जाम आप कर सकते हैं, इवन दो यू डोंट हैव, even you don't, even if you didn't like follow the recent judgment, बट चीज क्या है, आपको आधा एग्जाम नहीं करना है, आपको पूरा एग्जाम करना है। आपको अच्छी रैंक लानी है, आपको अच्छे एनएलयू से अपनी एलएलएम करनी है, आपको किसी पीएसयू में जाना है, तो आपको जजमेंट्स भी पढ़ने होंगे बिकॉज यू आर अ सीरियस कैंडिडेट। तो आप अपने बेसिक्स पढ़िए, आप अपने जजमेंट्स पढ़िए। उसके अलावा जो है टाइम मैनेजमेंट का मैंने आपको बता ही दिया। तो ये सारी चीजें अगर आप करते हैं, यही चीज मैंने की। मैंने अपने बेसिक्स में पहले ही पढ़ चुका था। असल में क्या है कि जब मैं बेसिकली जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की तो मैं जुडिशियल सर्विसेज की तरफ फोकस कर रहा था, तो बेसिक्स मेरे क्लियर थे। उसके बाद मैंने क्लैट की प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो मैंने जजमेंट्स पार्ट पे ज्यादा फोकस रखा। हाँ, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है रिवीजन। मतलब ये जो रिवीजन है, इट्स अ यूनिवर्सल फॉर्मूला। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, लेट अलोन द क्लैट, आपको कांस्टेंट रिवीजन करना होगा, अदरवाइज आप भूल जाओगे चीजें। तो जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका एक पर्टिकुलर आप टाइम टेबल बनाइए, एक रूटीन बनाइए कि आप जो है जो भी पढ़ रहे हैं उसको आप पीरियोडिकली आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो जो तीन चीजें जो ये जो तीन बातें हैं, इनका मैंने काफी ध्यान रखा था अपनी प्रिपरेशन में। थैंक यू सो तो मच सर for sharing your strategies and helping our aspirants to how to prepare for the exam and telling the aspirants what is the pattern of the exam. So it was very much motivating. तो सर आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपका एग्जाम क्रैक हुआ, आपके एक अच्छी खासी पीएससी में सरकारी नौकरी लगी, तो फैमिली वाले कैसे नहीं, कितने खुश थे आपके? क्लैट के रिजल्ट से तो इतना कुछ फर्क नहीं था, क्योंकि क्लैट का एग्जाम जैसे मैंने बताया आपको, हम्म, मैंने एलएलएम के हम्म, लिए नहीं लिया था क्लैट का एग्जाम। तो मैंने घर पे बताया भी नहीं कि मेरी जो है क्या रैंक आई है क्या नहीं आई है। घर वालों ने उतना पूछा भी नहीं, तो दैट वाज लाइक दैट ओनली। But when I got the interview call for that power grid, then they were happy. Like then they came to know that I got a good rank in CLAT exam. So then they were happy, but I couldn't like make it to power grid. But later on भी जो है PSUs अपनी vacancies notify करते हैं. Then I got into NTPC, from NTPC to uh, power grid. तो जब एक PSU की नौकरी मिल गई, then they were really happy. तो एंड लाइक
The happiness is like I will cherish that happiness till a longer time. So थैंक यू सो मच सर। सर, एक और चीज बताइए हमें कि आपकी लाइफ कैसी चल रही है पीएसयू में? it's going very good. Like इन्वायरमेंट कैसे है सर? एनवायरनमेंट, आप किसी भी पीएसयू में जाओगे, स्पेसिफिकली लीगल सेक्शन में, एनवायरनमेंट काफी स्ट्रेस फ्री होता है। आपको आपके पास काम होता है करने के लिए, बट दैट टाइम बट जो काम है आप उसको अपने ऑफिस आवर्स में खत्म कर सकते हो आसानी से। 9 बजे हम्म। से 5:30 बजे तक आपका जॉब आवर रहेगा। कभी कभी जो है जैसे कभी कोई कॉन्फ्रेंस है एडवोकेट के साथ, सिंस लिटिगेशन जो है, आपके कोर्ट्स जो हैं आपके 10 बजे से 5 बजे तक, या हम्म। 11 से 5 तक आपके काम करते हैं। तो एडवोकेट्स आपके एंगेज होते हैं उस समय। एट दैट टाइम दे डोंट हैव like during this time between 9 to 5 or 10 to 5 they don't have time for any conference। अगर आपको कोई कॉन्फ्रेंस करनी है तो आपको जो है थोड़ा देर तक आपको रुकना पड़ सकता है ऑफिस में, अगर आपकी कोई कॉन्फ्रेंस लाइंड अप है। अदरवाइज जो काम आपको मिलेगा आप उसको आसानी से 9 से 5 के बीच जो है खत्म कर सकते हैं। स्ट्रेस बहुत ज्यादा नहीं होता है काम को लेके। लाइक आपका जो बेसिकली काम है वो लाइजनिंग का काम होता है। उसके अलावा आपको खुद भी इंटरेस्ट लेना होता है क्योंकि आपको लर्न भी करनी है चीजें। दैट ऑल्सो यू कैन लाइक मैनेज बिटवीन 9 to 5। तो देन यू हैव टू मॉनिटर द केसेस ऑल्सो। तो यस जब सर। आप जाते हो कोर्ट में, मॉनिटर करते हो केसेस को, ऑब्जर्व करते हो, देन ऑल्सो यू लर्न। दैट इज योर बेसिक जॉब प्रोफाइल। So, environment is quite chill, and sometimes we have the conferences. So there also we got to learn. Like we have the conferences with senior advocates. So that also like is a good part of learning. सो स्पिरिट देखा आपने, मतलब कितनी अच्छी जॉब है एक पीएसयू की। आप एक And one of सिर्फ क्लैट the पीजी के एग्जाम के थ्रू। sorry to interrupt. And one of the plus point of working as a legal officer in a PSU is that you will always like not always but most of the time you will get a posting at a very good place, like in a very good metro city or in a good urban area. So that is also one of the plus point. You'll not have to compromise on that like your work life balance. That is always there. तो देखा बच्चों आपने, मतलब कितनी अच्छी जॉब है, आप क्लैट पीजी के थ्रू पा सकते हैं। तो मोटिवेशन आ रही है। तो सर, एक मैसेज बताइए सर जो हमारे आप एस्पिरेंट्स को देना चाहेंगे क्लैट पीजी के लिए। जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरी एडवाइस रहेगी कि एक तो सेल्फ बिलीव आप अपना बनाए रखिए। सेल्फ बिलीव जो हम्म। है 2 लेवल्स पे होता है। पहला क्या है कि जब आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर रहे हैं, उसके हम्म। पहले आपको एक बिलीफ होना चाहिए आपके अपने अंदर कि अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। पहला बिल्कुल बिलीफ सर। इस स्टेज व्हेन यू बिगिन विद द प्रिपरेशन, एट दैट स्टेज यू शुड हैव दैट बिलीफ। अब दूसरा जो आपका सेल्फ बिलीफ है उस स्टेज पे जब आपने अपना सब्सटैंशियल टाइम प्रिपरेशन में लगा रखा है, आपने सब्सटैंशियल हम्म। पोर्शन ऑफ सिलेबस कवर कर लिया है, तब आपको एक बिलीफ और आना चाहिए कि हाँ, नाउ यू आर रेडी, यू कैन एस दिस एग्जाम, यू कैन लाइक इजीली हैंडल विद दिस एग्जाम। तो आपको 2 लेवल पे एक सेल्फ बिलीफ होना चाहिए। दूसरी चीज, आपको अपना टाइम बहुत केयरफुली मैनेज करना है। बिकॉज आप हम्म। जैसे अगर 5th ईयर में हैं अपने कॉलेज में, आपको अपना कॉलेज भी हम्म। अटेंड करना है रेगुलरली। बिल्कुल सर। आपको कॉलेज के एग्जाम्स में भी अपीयर होना है और उसके लिए भी आपको टाइम देना है। अब कॉलेज के जो एग्जाम्स होंगे उसकी अप्रोच थोड़ी अलग होगी, क्लैट के एग्जाम की अप्रोच अलग है। तो आपको अपना टाइम जो है बहुत केयरफुली मैनेज करना है। बट ऐसा नहीं है कि आप जो है पूरा का पूरा समय जो है केवल स्टडीज में ही लगा दें। आपको जो है अपने फ्रेंड से, फैमिली से भी कांटेक्ट में रहना है। एक कांस्टेंट कांटेक्ट होना चाहिए ताकि आप जो है यू शैल नॉट बिकम अ प्रे ऑफ स्ट्रेस। ओके, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा जो है आप एक वॉक के लिए या कुछ खेलने के लिए भी अपना एक समय निकालिए ताकि आप जो है आपका दिमाग काफ़ी रिफ्रेश महसूस करे, आप रिजुविनेटेड फील करें।
These are the tips I think I'll give to the future aspirants. तो मैंने देखा है कि काफी सारे जो हमारे लॉ स्टूडेंट्स हैं वो समझते क्लैट पीजी के एग्जाम में भी मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है। मेरी कुछ बच्चे बोल रहे थे, और कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि एनएलयू के लिए, क्लैट पीजी के लिए कभी तैयारी नहीं करते, वो सोचते कि एलएलएम कहीं से भी कर ले तो चलेगा। हाँ। तो एनएलयू वगैरह की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब एग्जाम की कोई भी तैयारी नहीं करते सर? नहीं, ऐसा नहीं है कि अच्छे कॉलेज से एलएलएम करने की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। डेफिनेटली इट गिव्स यू एन एज, लाइक आप कभी भी, आप जैसे एकेडमिक्स में भी जाना चाहते हो, जनरली एलएलएम कौन करता है जिसको एकेडमिक्स में जाना है। हम्म, तो अगर आप एकेडमिक्स में जा रहे हैं, अगर आपने अच्छे एनएलयू से अपनी एलएलएम कर रखी है, यू विल गेट एन एज इन इन इंटरव्यू। और आप जो है जब एनएलयू से एलएलएम करते हो, दे लाइक यू हैव टू डिवोट योर टाइम इन दैट रिसर्च थिंग। आप किसी हम्म, दूसरे कॉलेज में आप करते हो तो आप उतना, आपको उतना समय भी नहीं देना होता है रिसर्च वाली चीजों में, और आप उतना सीखते भी नहीं हो। तो लर्निंग बिल्कुल सर। द थिंग्स यू विल लर्न इन एन एनएलयू इज फार, like far rich and far better than you will study, like you will learn in any other college. तो एलएलएम अच्छे कॉलेज से करना हमेशा आपको एक एज देगा। तो इट्स आई थिंक इट्स अ मिसबिलीव ऑफ पीपल, इट्स अ मिसकंसेप्शन अमंग द स्टूडेंट्स दैट एलएलएम डजंट मैटर एट ऑल। अगर आप कॉर्पोरेट साइड में भी जाते हैं, तब तब भी अगर आपने बिजनेस लॉ में अगर किसी अच्छे एनएलयू से एलएलएम कर रखी है, देन इट विल गिव यू एन एज ओवर देयर आल्सो। तो दोनों ही तरीके से एलएलएम अच्छे कॉलेज से करना हमेशा एडवाइजेबल है। थैंक यू सो मच सर फॉर क्लियरिंग द मिसकंसेप्शन ऑफ द यंग लॉ एस्पिरेंट स्टूडेंट्स। सो तो स्टूडेंट्स, आपको भी क्लैट पीजी की तैयारी करनी चाहिए अगर आप नहीं कर रहे हैं और अपने फाइनल ईयर के लॉ के स्टूडेंट है तो। ना एक हाल ही में एक न्यू बिल पास हुआ है अबाउट द हम्म। आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी। यस, यस। तो सर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उसको लेके? मतलब जो उसका अभी कैसे ऑनरेबल, इम्प्लीमेंटेशन होगा, उसका कैसे पास होगा, इस बिल को पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? व्हाट आर नहीं, सर सी आपके व्यूज हैं? सी पास होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अभी अभी क्या है कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने सेकंड सेकंड वीक ऑफ अगस्त में हम्म, अ, लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस किए। बिल्कुल अभी सर। जो बिल है वो स्टैंडिंग कमेटी जो है होम अफेयर्स की, होम अफेयर्स पे जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके पास अभी बिल्स पेंडिंग है। दे आर वेटिंग देयर रिपोर्ट्स। तो रिपोर्ट आएगी, उसके बाद बाद कुछ अमेंडमेंट्स होंगे उसमें। आफ्टर दैट इट विल बी डिस्कस्ड इन दैट लोकसभा, and it will be passed बिल्कुल from सर। Lok Sabha and it will go to Rajya Sabha. It will be discussed over there. Then it will go to President for his assent, or for her assent, sorry. तो जो है, तो अभी उसमें टाइम लगेगा प्रोसेस में। अब आपका जो क्वेश्चन था कि वेदर द बिल्स शुड बी पास्ड और नॉट, तो अगर आप करंट जुडिशियल सिस्टम देखें, इट्स अ वेरी टाइम हम्म, टेकिंग, जो है 5 से 10 साल एवरेज लगता है किसी भी केस को डिस्पोज ऑफ होने में। बिल्कुल सर। कई सारे केसेस में जो है इवन मोर देन दैट। तो तब मैं यू हैव, लास्ट वीक एक हियरिंग में गया था, 138 का मेरा मैटर लगा हुआ था कोर्ट में। तो मेरे को जो डेट मिली था अराउंड 10 महीने नेक्स्ट ईयर की मिली मेरे को सीधा, 10 महीने बाद की। दैट इज द लाइक ग्राउंड रियलिटी ऑफ जुडिशियल सिस्टम, यस सर। जुडिशियल प्रोसीजर्स। तो आप अगर इन चीजों को देखते हो तो डेफिनेटली there is a dire requirement of changes in these laws. Okay, बिल्कुल सर। basically the procedural law. तो अभी जो जो 3 नए कानून जो प्रस्तावित किए थे अमित शाह जी ने, वो थे आपका भारतीय न्याय संहिता, फिर था आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि सीआरपीसी का हम्म, अमेंडेड फॉर्म कह लो आप उसको। तीसरा था भारतीय साक्ष्य बिल। ये 3 बिल जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं। तो इन बिल्स में जैसे अभी मैंने डीप स्टडी उसकी नहीं की है, बिकॉज आई विल स्टडी इट आफ्टर लाइक दैट रिपोर्ट्स फ्रॉम स्टैंडिंग कमिटी एज सून एज आउट, आई विल स्टडी इट। तो लेकिन उसमें जो उन्होंने अपनी स्पीच के दौरान जो चेंजेस बताए हैं कि अब जो है
आपका मॉब लिंचिंग, नाउ इट विल बिकम अ स्पेसिफिक ऑफेंस। अभी तक आप उसको शायद सेक्शन 117 ऑफ आईपीसी से डील कर रहे थे। उसके अलावा जो है आप ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के लिए दे हैव ब्रॉट अ स्पेसिफिक सेक्शन। उसके अलावा जो है नाउ दैट इन्वेस्टिगेशन थिंग, अभी क्या था कि आपको 60 डेज और 90 डेज में अगर इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई, then the accused will get the bail. But there was no cap on like in how much time, like there was no mandatory provision and how much time the police has to complete the investigation. Now they have brought that provision within 90 days. Police has mandatorily to complete the proceedings or to complete the investigation. अगर बिल्कुल 90 दिन में नहीं होती है तो कोर्ट ग्रांट कर सकता है 90 दिन का समय और टू कंप्लीट द प्रोसीडिंग्स। सो 180 days is the limit on that investigation things. And in some of the offenses, even that investigation has to be completed within 2 months, like some serious offenses, specifically that sexual offenses. And those offenses, the investigation is to be completed within 2 months. तो एक क्या है कि एक हर्डल जो होता है, सी ऑफेंस तो कमिट हो जाता है ऑन द डे ऑफ इंसिडेंट, उसके बाद जो हम्म है पुलिस टेक्स इट्स ओन स्वीट टाइम, द कोर्ट टेक्स इट्स ओन स्वीट टाइम। तो जो है लेकिन इनजस्टिस तो आपको हो गया उसी दिन, द ग्रीवांसेस हैज बीन कॉज्ड ऑन द वेरी सेम डे ऑन दिस दैट पर्टिकुलर क्राइम हैज अकर्ड। तो जो है इन्वेस्टिगेशन का टाइम आपका काफी बचेगा। उसके अलावा देयर इज अ लिमिट ऑन कोर्ट्स आल्सो दैट they have to frame charges, they have to mandatorily frame, the court has to mandatorily frame the charges within a certain period of time। तो वो भी एक जो है कोर्ट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाएगा टू डिस्पोज ऑफ द केसेस एज सुन एज पॉसिबल। उसके अलावा एक जो बहुत क्रूशियल चेंज जो है वो हुआ है समरी ट्रायल्स के रिस्पेक्ट में। सी अभी जो समरी ट्रायल्स हैं, for those offenses you can go for summary trials in which that punishment period does not exceed 2 years. Now they are doing it like if the punishment period does not exceed 3 years, then you can refer it to summary trials. So that is a very good change, like जो कोर्ट का बर्डन है काफी रिड्यूस होगा इससे, क्योंकि in most of the cases that punishment is 3 years, so it is a very good change। फिर सर नीड भी हमारे जुडिशियल सिस्टम काफी ज्यादा। हाँ, उसके अलावा जैसे एक कई सारे जो जजमेंट्स में जो लॉस को थोड़ा बहुत मॉडिफाई। तो सर जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा लॉ पाठशाला का एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो कुछ लाइंस हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए से इंस्पायरिंग सी कोचिंग इंस्टीट्यूट के जैसे लिए सर, या फिर मेरे बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, आपके बारे में भी मैं कहूँगा। जैसे हम्म, कि आपको पता होगा, जो व्यूअर्स हैं उनको जानकारी होगी कि तरुण ने खुद जो है क्लैट 2021 में काफी अच्छी रैंक लाई थी, एंड इवन ही वाज क्वालिफाइड फॉर वन ऑफ द पीएसयूज एनटीपीसी, ही वाज क्वालिफाइड फॉर, he got that AIR 28। it's a very very good rank in this exam। उसके बाद इसने तरुण ने जो है, इन्होंने पीएसयू की नौकरी छोड़ के जो है इसमें टीचिंग लाइन में आने का सोचा है। देन डेफिनेटली ही गॉट समथिंग, लाइक ही इज वेरी मच पैशनेट अबाउट टीचिंग, इट डेफिनेटली टेल्स दिस। तो जो है जब कोई इतने पैशन से पढ़ाएगा, डेफिनेटली ही विल डिलीवर द क्वालिटी। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, व्हाट आई फील दैट इसमें क्लैट में जो है अच्छी कोचिंग्स, अच्छे मटेरियल की काफी कमी है, अच्छी टेस्ट सीरीज अवेलेबल नहीं होती हैं कैंडिडेट्स को जनरली। कुछ एक दो काफी अच्छे प्लेटफॉर्म्स आए हैं, बट आई थिंक देयर इज नो लिमिट टू द एक्सीलेंस एंड स्टिल देयर इज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। तो आप जो है मुझे लगता है कि आप खुद इस एग्जाम के थ्रू निकले हो, नए पैटर्न का जो एग्जाम है आपने बिल्कुल खुद सर। वो दिया है, तो बिल्कुल आप सर। बेहतर ढंग से जो है स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को आप गाइड कर सकते हैं। दिस इज समथिंग व्हाट आई फील। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो सर का बहुत ही मोटिवेटिंग सेशन रहा। हमारे जितने भी यंग एस्पिरेंट्स हैं जो कि क्लैट पीजी को के लिए इतने सीरियस नहीं थे, आई गेस थोड़ा सा मोटिवेशन जरूर मिला होगा और क्लैट पीजी के लिए थोड़ा सा सीरियसली एग्जाम देंगे इसको।
एंड सर, आपका हमारे सेशन में आने के लिए, हमारे जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। काफी अच्छा अ, सेशन था सर। जी, बहुत बहुत आभार आपका मुझे बुलाने के लिए इस सेशन में। हमारे काफी सारे जो बच्चे हैं जो सेशन को देख रहे हैं, काफी सारे सब मोटिवेट हुए हैं सर आपकी बातों से। आपने काफी सारी चीज बताई सर कि कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है एग्जाम के लिए, क्या पैटर्न आता है, इनसाइट्स क्या होते हैं सर पीएसयू के, इंटरव्यू में कैसे रहता है, और सर आपने अपने बारे में बताया सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू। तो बच्चों, आपको अगर सेशन हमारा अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल करना। सर आप एक बार बोल दीजिए प्लीज हमारे सब्सक्राइबर्स को। यस, यस। सिंस तरुण जो है काफी इंटरेस्ट के साथ चीजों को बढ़ा रहा है, ही इज रियली डूइंग a very tremendous, like he's putting tremendous effort in teaching line. So definitely you should like his channel, and you should, if you feel like that after watching the videos on his channel, if you feel that he can be your a mentor to your journey to the CLAT UG or PG, whatever course you are taking, then you should join his coaching as well. थैंक यू सो मच सर फॉर योर ब्यूटीफुल वर्ड सर। स्टे मोटिवेटेड स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी हार मत मानना, लगे रहो, बिल्कुल निकलेगा, बस लगे रहो। थैंक यू सो मच सर Okay, thank you, फॉर Tarun. योर टाइम। Okay.